नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों में सियासी उठापटक जारी है। इसी के बीच आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहनलालगंज के बसपा प्रत्याशी देवेंद्र कुमार पासी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप कुछ अपना परिचय दीजिए ताकि लोगों को समझने में आसानी होगी कि हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं। देखिए, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और आदरणीय बहन जी ने मुझे बसपा प्रत्याशी के रूप में मोहनलालगंज 176 विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और भविष्य में जनता के बीच बेहतर काम करने का प्रयास करूँगा। सर, आप पिछले 4 महीने से अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। आपको वहाँ पे क्या-क्या परेशानियाँ लग रही हैं? जनता को किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, 4 महीने से मैं लगातार जनता के बीच जा रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, तो जनता के बीच बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जैसे सबसे बड़ा महंगाई मुद्दा बना हुआ है। महंगाई से जो लोग हैं, उनको रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही, काफ़ी महंगी हो गई हैं और आवारा पशु सरदर्दी बने हुए हैं। और ख़ास तौर से सबसे बड़ी समस्या जो मोहनलालगंज के अंदर है, उसमें रोडों की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, रोडें बहुत ख़राब हैं। और हमारे जो मौजूदा विधायक, समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक जी हैं, वो रोडों पे धान भी लगाए थे। तो ऐसा वो नाटक करते हैं। हालांकि 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार भी थी, उस समय वो नहीं बनवा पाए। अभी वो रोना रोते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन विधायक निधि आती है जिससे रोड बनवाई जा सकती है। रोडों की स्थिति बहुत ख़राब है वहाँ पर और अगर जनता मौका देती है तो बेहतर व्यवस्था रोडों की करने का काम किया जाएगा। सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप जनता के लिए क्या-क्या कार्य करेंगे? क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? देखिए, जो अब तक हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, तो सर्वप्रथम मैं जैसे नगराम से गंगागंज के लिए जो रोड आता है, वो बहुत ही जटिल समस्या है। अगर वहाँ पर कोई पेशेंट को अगर हॉस्पिटल ले जाना हो, तो मुझे नहीं लगता है कि दम टूटने से पहले हम उसे हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी क्षेत्र के अंदर जो सड़कों की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त किया जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो भी बेहतर हो सकेगा, क्षेत्र की जनता के लिए जो आवश्यकता होगी, वो किया जाएगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सभी पार्टियां गठबंधन कर रही है, पर आपकी बसपा पार्टी ने क्यों गठबंधन नहीं किया? देखिए, हमारी पार्टी गठबंधन नहीं कर रही है, उसकी एक वजह है। चूँकि हमारे साथ एक मजबूत वोट बैंक खड़ा हुआ है। हम सर्व समाज की बात करते हैं, तो हमें गठबंधन करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। और बाकी जैसे अन्य पार्टियाँ हैं, समाजवादी पार्टी अपने आप में बहुत मजबूत पार्टी बताती है, लेकिन छोटे-छोटे दलों से उसे गठबंधन करना पड़ रहा है। जैसे राजभर हो गए, ओवैसीद्दीन हो गए, शिवपाल चाचा से भी उनका समझौता नहीं हो पा रहा है, जयंत चौधरी से भी उन्होंने समझौता कर लिया। तो सीटों के बँटवारे में भी वहाँ पर अभी विवाद होना बाकी है और अगर वो मजबूत हैं तो उनको आवश्यकता किस बात की है गठबंधन करने की। और मुझे लगता है और मुझे आत्मविश्वास है कि हम गठबंधन के बिना ही सर्व समाज को लेकर हम अपनी मजबूत सरकार बनाएंगे। सर, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी यूपी की सियासत में काफ़ी हलचल मची हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ दिया, सपा ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सभी पार्टियों के नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, जो नेता दिन प्रतिदिन अपना दल बदलते रहते हैं, वो सत्ता की मलाई चाटने के लिए सिर्फ पार्टियां बदलते हैं। मौर्य जी का कहना है कि पिछड़ों, वंचितों, दलितों की आवाज़ नहीं सुनी गई, लेकिन पूरे 5 साल उनको ये नहीं दिखा कि जब कार्यकाल पूरा कर लिया तो उन्हें याद आई पिछड़ों की, दलितों की याद आई। पूरे 5 साल मंत्री पद का मजा लिया और उसके बाद में जब उनकी सरकार जाने वाली जा चुकी है, ऑलरेडी आचार संहिता लग चुकी, तो इस्तीफा देने का मतलब क्या है कि सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना और सिर्फ एक दिखावा नाटक करना है। वो जनता के बीच जाकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। वो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए जीते हैं। उनके बेटे को टिकट नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से उन्होंने सिर्फ पार्टी बदली है, बाकी कोई वजह नहीं। वो निजी स्वार्थ के लिए जीते, जनता के लिए बिल्कुल नहीं जीते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। बसपा ने उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया। आज वो दर दर भटक रहे हैं अपने टिकट के लिए और यहाँ पर वो टिकट का बांटते थे, उनका एक कद था बसपा पार्टी में, लेकिन आज वो जाके दूसरे दलों में लाइन में खड़े होते हैं टिकट मांगने के लिए। सर, लोग ऐसे अफवाहें, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि जो बसपा का नहीं वो भाजपा का क्या होगा और जो भाजपा का नहीं वो सपा का क्या होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो तो जाहिर सी बात है, आप खुद ही देख रही हैं कि बसपा ने उनको नेता बनाया है, बसपा ने उनको एक
पहचान दी है। वो नेता थे नहीं, बसपा ने उन्हें नेता बनाया। उसके बाद भाजपा में चले गए, तो वो ऐसे लोगों को सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए जीते हैं। वो किसी पार्टी के, किसी दल के या जनता के नहीं हो सकते हैं। वो निजी स्वार्थ के लिए जीते हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका स्वयं का हल सिद्ध होता है तो किसी भी पार्टी में चले जाएंगे। वो जनता के हित के लिए कुछ भी नहीं करने वाले हैं। भविष्य में भी छलावे की राजनीति करेंगे। जनता ठगी महसूस करेगी अपने आप को, अगर उनके कहने में आती है तो। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से मोहनलालगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मोहनलालगंज की जनता को और पूरे प्रदेश की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार अगर भविष्य में कानून से, कानून का राज स्थापित करना है, जंगल राज को ख़त्म करना है, जो आवारा पशु सरदर्दी बने हुए इन चीज़ों से निजात पाना है, बहन बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था अगर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हम लोगों को प्रथम प्रायोरिटी में रखना है, तो आदरणीय बहन जी को लाना होगा और हाथी वाले बटन को दबाकर हमें भी विजयी बनाने का काम करे जनता। साथ में आदरणीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। जनता से मैं विनम्र निवेदन करता हूं और मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।